So welcome back friends, this is Arhan Safi and you are watching the channel Pharma World। जैसा कि अब तक जो है हमने यूनिट फर्स्ट में क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब तीसरा चैप्टर क्या है, यूनिट 1 में ही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आज हम प्रोसीड करेंगे किसके साथ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक टिश्यू के बारे में जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोलॉजी, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हिस्टोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के साथ जब हम किसी टिश्यू को स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते थे, हिस्टोलॉजी। ठीक है ना। अब मेनली जो है ह्यूमन बॉडी या कोई भी जो है बॉडी है या ऑर्गेनिज्म है, वो बेसिकली कितने टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, 4 टाइप ऑफ टिश्यू। ये क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा न्यूरल टिश्यू। यानी कि ये चारों टाइप के टिश्यू ही मिलके एक ह्यूमन बॉडी को या एक ऑर्गेनिज्म को खड़ा करते हैं। तो सबको जो है ये 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज याद होने चाहिए। ठीक है ना। बाकी डिटेल में जो है हम स्टडी करेंगे। ठीक है। ओवरव्यू देख ले तो टिश्यू साइंस का क्या है, टिश्यू आर द कलेक्शन ऑफ सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक बट लिमिटेड रेंज ऑफ फंक्शन। द 4 टिश्यू टाइप वेयरिंग कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या कह रहा है ये, सेल्स आपस में मिल के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती है। सेल्स आपस में मिल के क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती है। और उनके बीच में जो मटेरियल बच गया, वो भी क्या बनाते हैं, टिश्यू ही बनाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, टिश्यू में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सेल्स जो है कंबाइन हो गई तो टिश्यू बना दिया, बल्कि सेल्स के बीच का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है और विद द सेल, यानी कि सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल के साथ ही मिलके हम क्या बोलते हैं, उसे टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है ना। तो मेनली काम तो टिश्यू में क्या होता है, सेल्स का ही होता है। लेकिन जो ये तुम्हें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल दिख रहा है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी क्या है, लिमिटेड रेंज ऑफ फंक्शन कर सकता है। ठीक है ना। द 4 टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि जो तुम्हारे एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है और न्यूरल टिश्यू, ये चारों टाइप के टिश्यू ही मिलके क्या है, एक ह्यूमन बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। ठीक है ना। तो ओवरव्यू ऑफ टिश्यू साइंस क्या बोला हमने, कि जो भी सेल्स हैं वो क्या करती है, कंबाइन होती है, फॉर्म करती है कंबाइन होके क्या, टिश्यू। और टिश्यू क्या कर सकता है, एक स्पेशल फंक्शन कर सकता है। बाकी हमने क्या बोला, सेल्स के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल या फ्लूइड होता है, वो भी क्या कर सकता है, लिमिटेड रेंज ऑफ फंक्शन कर सकता है। फिर बाकी टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और वही ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। और ये सब डिटेल में हम चैप्टर 5 और 20 में बात करेंगे। अब मैंने क्या बोला कि टिश्यू मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव होता है, तीसरा क्या होता है, मस्कुलर होता है, चौथा क्या होता है, न्यूरल होता है। तो बेसिक फंक्शन क्या होता है, एपिथेलियल का क्या होता है, कवर एक्सपोज सरफेस। तो याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू जो है तुम्हारे स्किन पे भी पाया जाता है। तो जो एक्सपोज सरफेस यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट सरफेस है, उसको कौन कवर कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि मैंने बोला कि स्किन पे भी पाया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, लाइन इंटरनल पैसेजवे एंड द चैम्बर्स। याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू तुम्हारा स्किन के अलावा स्टोमक की लाइनिंग, यानी कि स्टोमक का जो इंटरनल पार्ट होता है उसमें भी पाया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के इंटरनल पार्ट में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तुम्हारी कैपिलरीज होती है, उनके बाहर भी क्या होती है, एक स्क्वामस एपिथेलियम होती है, यानी कि उनके बाहर भी एपिथेलियम पाया जाता है। यानी कि इंटरनल पैसेज भी और चैम्बर के अंदर भी कौन पाया जाता है, एपिथेलियल पाया जाता है। ठीक है ना। और तीसरा याद रखना, जो भी ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है, या वो मेनली किस उससे होता है, एपिथेलियल से होता है। तो जैसे कैसे याद रखोगे, जो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सैलिवरी ग्लैंड में भी पाया जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड का सिक्रीशन भी कौन करा रहा है, एपिथेलियल ही करा रहा है। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को मैंने बोला था, जैसे ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो फील इंटरनल स्पेसेस, यानी कि जितने भी इंटरनल स्पेसेस है वो कौन भर रहा होता है, ब्लड भर रहा होता है। क्यों, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम हो गया। और प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स भी क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, बोन्स भी क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती है। तो बोन्स क्या करती हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है, स्टोर एनर्जी। तो ये भी याद रखना, जो भी फैट इकट्ठा होता है
वो जो तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट इकट्ठा होता है, यानी कि स्किन के पास जो टिश्यू होता है जो फैट इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जो एनर्जी को भी स्टोर कर सकता है वो कौन कर सकता है? कनेक्टिव टिश्यू का टाइप ही, यानी कि एडिपोज टिश्यू। तो ये बेसिक फंक्शन जो है तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए। मसल का काम तुम्हें पता ही है, मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और उसकी वजह से क्या कर सकती हैं? मूवमेंट कर सकती हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरल टिश्यू तुम्हें पता है, न्यूरल टिश्यू में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी कि स्टिमुलस को जो है ब्रेन तक पहुंचाते हैं या इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो न्यूरल टिश्यू का भी तुम्हें ऊपर से याद रखना है, बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं, डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। तो बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बनी है। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और फाइनली चौथा क्या है? न्यूरल टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू ही पूरी ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डिटेल स्टडी करेंगे किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे। किसकी डिटेल स्टडी करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एक अवास्कुलर लेयर ऑफ सेल्स होती है दैट फॉर्म द, यानी कि कोई कंडक्टिंग पार्ट नहीं होता, दैट फॉर्म अ बैरियर दैट कवर अ इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस। ये कैसे याद रखोगे? मैंने तुम्हें बताया था। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? मेनली स्किन पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ये मान लो तुम्हारी स्किन है हैंड की, तो ये तुम्हारी जो बाहर वाली स्किन है, बाहर वाली स्किन को जब हम ओवरव्यू करेंगे तो इसके अंदर कौन सा टिश्यू मिलता है? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। तो एपिथेलियल टिश्यू बैरियर है क्या? एक्सटर्नल सरफेस का, बाहर के एनवायरनमेंट का। बाकी इंटरनल का कैसे? मैंने बोला था जो तुम्हारा स्टोमक होता है, मैंने बोला था तुम्हारा जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे भी क्या मिलता है? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। वहाँ पे भी क्या मिलता है? एपिथेलियल टिश्यू मिलता है। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल सरफेस की भी कवरिंग कौन कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। तो ये कैसे याद रहेंगे? एग्जाम्पल से। जैसे एपिथेलियम टिश्यू स्किन पे मिलता है, तो स्किन पे क्या करना है? एक्सटर्नल सरफेस के लिए बैरियर बन गया है। और मैंने क्या बोला? एपिथेलियल टिश्यू और कहाँ मिलता है? स्टोमक के अंदर मिलता है, या तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर भी मिलता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलता है। तो इनर वाले सरफेस में मिलता है। कहाँ मिलता है? इनर वाले सरफेस में। तो ये इंटरनल सरफेस का क्या हो गया? बैरियर हो गया। कौन? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। दूसरा क्या? ग्लैंड्स। पहली बात तो ग्लैंड्स होते क्या है? ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एपिथेलिया से डिराइव्ड हो, क्या हो? डिराइव्ड हो। यानी कि मेनली जो है ग्लैंड्स जो बनते हैं वो किस टिश्यू से बनते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। किस टिश्यू से बनते? एपिथेलियल टिश्यू से बनते, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलिया, यानी कि एपिथेलिया का जो है स्ट्रक्चर या क्या काम होता है? तो देखो क्लोजली पैक्ड होते हैं। पहली बात तो एपिथेलियल टिश्यू में, जैसे मैंने बोला जो तुम्हारे स्किन है, स्किन के पास कौन सी सेल्स होती है? एपिथेलियल सेल या एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी, तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी सेल्स होती है। तो ये क्या होती है? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होती है। कैसी होती है? क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है ना। एपिकल सेल्स एक्सपोज टू एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस, बात कर चुके हैं। या तो सरफेस बाहर के एनवायरनमेंट से टच कर रहा होगा, जैसे स्किन में बाहर के एनवायरनमेंट से टच करता है, या इंटरनल सरफेस से, जैसे एपिथेलियम जो स्टोमक में पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, वो इंटरनल सरफेस को टच कर रही होती है। दूसरा, सेल अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैंने यही स्ट्रक्चर ओवरव्यू किया किसका? स्किन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, स्किन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू मतलब बहुत सारी सेल से मिलके बना है, बहुत सारी सेल से मिलके बना है, ठीक है ना। तो देखो दो सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो बच ही जाता है, दो सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप तो बच ही जाता है। हमने बोला भी था टिश्यू सिर्फ सेल्स का ग्रुप नहीं है, बल्कि सेल्स के बीच में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल है उसको भी कंसीडर करके क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, जो कोई भी टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात करें हम? एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो गई, ठीक है। और उसके बीच का जो मटेरियल बच गया, उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मटेरियल, ठीक है ना। तो इस बेसमेंट मटेरियल में जो तुम्हारी मेम्ब्रेन जो अटैच्ड होती हैं उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है सेल्स एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होती हैं? बेसमेंट मटेरियल या बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है? बीच में भरा हुआ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल जो है ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना है। और सेल कंटिन्यूली रिप्लेस होती रहती है। एपिथेलियल टिश्यू की एक खास बात तुम्हें याद रखनी है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो धड़ाधड़ क्या कर रही होती है? रिप्लेस कर रही होती है। यानी कि एक सेल डेड होती है तो जल्दी जल्दी क्या हो जाती है? नई सेल बन जाती है। और तुम्हें पता है ये प्रोसेस किसके थ्रू हो सकती है? माइटोसिस के थ्रू क्या हो सकती है? एक दूसरी सेल बन सकती है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो पहला फंक्शन क्या है? फिजिकल प्रोटेक्शन। इसको मैंने तुम्हें सिंपल सा बता दिया। क्या एपिथेलियल टिश्यू कहाँ मिलता है? स्किन के अंदर मिलता है। तो स्किन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? फिजिकल प्रोटेक्शन का काम है। किसका काम है? फिजिकल प्रोटेक्शन। मान लो कोई जो है हमारी स्किन पे केमिकल गिर गया या कोई जो है चोट लग गई, तो सबसे पहले वो किसको टच करती है? एपिथेलियल को टच करती है। तो एपिथेलियल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्किन के अंदर वाले पार्ट्स को। तो पहला काम क्या हो गया? फिजिकल प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? परमिएबिलिटी कंट्रोल। दूसरा काम क्या हो गया? परमिएबिलिटी कंट्रोल। इसको कैसे समझोगे? मैंने बताया था कि एपिथेलियल सेल एक तो स्किन में मिलती है और एक मैंने क्या बोलता है ब्लड वेसल्स में भी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ब्लड वेसल्स। तो मान लो ये तुम्हारा जो है एल्वुलाई है, ये क्या है? एल्वुलाई यानी कि लंग्स का एक पार्ट है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। कहाँ पे ट्रांसफर करता है? ये मान लो तुम्हारी क्या है? ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है? तुम्हारी ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? तुम्हारी ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? जो ब्लड कैपिलरी होती है या जो तुम्हारा एल्वुलाई होता है, तो तुम्हारा जो है एल्वुलाई के पास जो तुम्हारी एपिथेलियल बनी होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम बाद में बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये एल्वुलाई के पास भी जो टिश्यूज होता है वो कौन सा टिश्यूज होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू और बीच में जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या कर सकता है? परमिएबिलिटी कंट्रोल, यानी कि यही डिसाइड करेगा कि कितनी परमिएबिलिटी है। यानी कि ऑक्सीजन की अच्छी खासियत तो ऑक्सीजन को भेज दो और CO2 की इधर अच्छी खासियत तो CO2 को इधर बाहर भेज दो। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी एपिथेलियल टिश्यू है वो परमिएबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये कैसे याद रहेगा? एग्जाम्पल तुम्हारा ब्लड कैपिलरी और एल्वुलाई के बीच में जो एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सेंसेशन ट्रिगर वही तुम्हारी स्किन में क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो वही क्या करती है? सेंस करती है बाहर के एनवायरनमेंट को, ठीक है। ये भी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा जो अंदर स्टोमक है उसके अंदर ज़्यादा HCl यानी कि एसिड बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो भी अंदर का जो एपिथेलियल है वही क्या करता है? सेंस करता है, ठीक है। चौथा क्या है? स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन। स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन। अब जो है मैंने बताया था कि एपिथेलियल सेल जो होती हैं उसमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज सिक्रेशन होता है। ये कैसे याद रखोगे? जो तुम्हारा सलाइवा होता है या तुम्हारा माउथ पार्ट होता है, जो माउथ पार्ट होता है ना, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, वो भी किससे बना होता है? तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और तुम्हें पता है कि माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो वो मेनली कहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है? एपिथेलियल सेल से। तो एपिथेलियल सेल फिजिकली प्रोटेक्शन भी करता है, परमेबिलिटी भी करता है, सेंसेशन में भी काम करता है और सिक्रीशन में भी काम करता है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू की जो है दो क्लासेस हैं ग्लैंडुलर सिक्रेशन के बेसिस पे। एक होता है एक्सोक्राइन सिक्रेशन और एक होता है एंडोक्राइन सिक्रेशन। देखो बात सिंपल सी ये है, एपिथेलियल टिश्यू क्या कर सकता है? ग्लैंड बना सकता है। क्या बना सकता है? ग्लैंड बना सकता है। अब ये दो तरह के ग्लैंड बनाता है। कितने तरह के दो ग्लैंड बनाता है? दो तरह के। एक होता है तुम्हारा एक्सोक्राइन, एक होता है तुम्हारा एंडोक्राइन। तो इसको समझना फर्क क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? जो भी तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू होता है या एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें जो है जो तुम्हारा सिक्रीशन निकलेगा, मान लो ये सेल्स को सिक्रीट कर रही हैं, मान लो एंजाइम सिक्रीट कर रही हैं, तो जो भी सिक्रीशन निकलता है वो डक्ट्स के थ्रू निकलता है। जो भी सिक्रीशन बना वो किसके थ्रू निकलता है? डक्ट्स के थ्रू भेजा जाता है। किसके थ्रू भेजा जाता है? डक्ट्स के थ्रू भेजा जाता है। तो उस टाइप की ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं एंडोक्राइन में क्या होता है? ये वो एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंड है जिसमें जो भी सिक्रीशन निकलता है, जो भी सिक्रीशन निकलता है वो किसी डक्ट के थ्रू नहीं निकलता, वो किसी डक्ट के थ्रू नहीं निकलता, बल्कि डायरेक्ट कहाँ पे भेज दिया जाता है? डायरेक्ट भेज दिया जाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। डायरेक्ट किसके अंदर? ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है। अब तुम्हें पता है ब्लड पूरी बॉडी में मूव कर सकता है, तो जहाँ भी इस जो सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड का, जिस इस सिक्रीशन को जहाँ भी जाना होगा वो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? कोई भी डक्ट नहीं होती है। ये क्या होता है? बड़े लेवल पे किसी भी सिक्रीशन को भेजा जा सकता है। वहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है? डक्ट्स होती हैं, यानी कि छोटे लेवल पे सिक्रीशन होते हैं डक्ट्स के थ्रू। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ग्लैंडुलर सिक्रेशन कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया, एक्सोक्राइन सिक्रेशन और एक एंडोक्राइन सिक्रेशन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? सिक्रेशन ऑन टू अ बॉडी सरफेस। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? बॉडी सरफेस यानी कि डक्ट के थ्रू होता है। और एंडोक्राइन सिक्रेशन यानी कि तुम्हारा मेनली हार्मोन का सिक्रेशन होता है नेबरिंग टिश्यू एंड ब्लड, यानी कि डायरेक्ट जो है ब्लड में भेज दिया जाता है या आसपास के टिश्यू में भेज दिया जाता है, लेकिन किसी भी डक्ट पे नहीं भेजा जाता। बात समझ में आ गई? सिंपल था। एपिथेलियल टिश्यू अब क्या बोल रही है कि इंटरसेल्यूलर कनेक्शन। मैंने बोला था कि
पहले भी बात कर चुके हैं हम इसके बारे में कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, टाइट जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं और डेस्मोसोम यानी कि अधेरिंग जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? अधेरिंग जंक्शन होते हैं। ये सेल्स के बीच में होते हैं। तो मेनली ये किस सेल्स के बीच में होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में होते हैं। किस सेल्स के बीच में होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में होते हैं। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, इसकी बात हम कर चुके हैं। जैसा डायग्राम दिखा रहे थे, देखो ये टाइट जंक्शन है, यानी कि क्या होगी, मेम्ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है। क्या हो रखी है? बिल्कुल ब्लॉक। क्या हो रखी है? बिल्कुल ब्लॉक। यानी कि ये वो स्ट्रक्चर है जो किसी भी मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाने जाएगा। इसे क्या बोलते थे? टाइट जंक्शन बोलते थे। और यहाँ पे तुम्हारा ये जो डायग्राम दिखा रहा है, ये क्या है? गैप जंक्शन है। ये तो टाइट जंक्शन था, ये क्या है? गैप जंक्शन है। तो गैप जंक्शन में मैंने बोलता है स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जो गैप प्रोवाइड करते हैं और मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, इसलिए क्या बोलते थे? इसे गैप जंक्शन। और फिर हमने पढ़ा था डेस्मोसोम, यानी कि वही तुम्हारा क्या था? अधेरिंग जंक्शन। तो अधेरिंग जंक्शन में हमने बोला था कि एक सेल की मेम्ब्रेन दूसरी सेल के साथ क्या हो जाती है? अधेड हो जाती है, यानी कि सैंडविच की तरह चिपक जाती है और बीच में क्या बना लेती है? सीमेंटिंग लेयर बना लेती है। क्या बना लेती है? सीमेंटिंग लेयर बना लेती है। ये बात हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मेनली जो जंक्शन पाए जाते हैं तो वो किस टिश्यू में पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू में जो है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे मैं बना लेता हूं तुम्हारा क्या, एक एपिथेलियल टिश्यू में बनाऊंगा किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका बनाऊंगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। ये क्या है? तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस होता है, हमने बात की थी, इनर सरफेस पे क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू में, यानी कि जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल टिश्यू है, वो क्या करता है? ग्रो करता है। यही एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने अंदर से निकालता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने अंदर से निकालता है। क्या निकालता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने अंदर से निकालता है। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। कहने का मतलब ये है, एपिथेलियल सरफेस पे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस पे क्या बन सकती हैं? माइक्रोविलाई बन सकती है। क्या बन सकती है? माइक्रोविलाई। और वो माइक्रोविलाई होती क्या है? उसी सरफेस का, यानी कि उसी एपिथेलियल टिश्यू का जस्ट एक्सटेंशन होता है। जस्ट क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। और सीलिया क्या होता है? सीलिया को कैसे समझोगे? जैसे तुम्हारा जो है, फीमेल में क्या होती है? ओविडक्ट होती है। फीमेल में क्या होती है? ओविडक्ट, यानी कि फैलोपियन ट्यूब होती है। फीमेल में क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है। जैसे ये तुम्हारी फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ये ओवरी होती है, और ये जो ट्यूब होती है इसे क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। तो ओविडक्ट की जो अंदर वाला सरफेस है, ये भी किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। तो ओवरी क्या करती है? अपना ओवम ट्रांसफर करती है। यहाँ पे क्या करती है? ओवम ट्रांसफर करती है। और यहाँ से क्या हो रहा होता है? मेनली बेसिक मेल गैमेट आ रहा होता है, यानी कि स्पर्म आ रहा होता है। अब ये स्पर्म यहाँ तक मूव नहीं कर सकता, यहाँ तक मूव नहीं कर सकता। इसको मूव कराने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होती है, वो क्या जनरेट करती हैं या क्या स्ट्रक्चर बनाती है? सीलिया बनाती है। क्या बनाती है? सीलिया बनाती है। क्या बनाती है? सीलिया बनाती है। और वो मेनली कहाँ से बनता है? सीलिया तुम्हारी जो सेल्स होती है उनके अंदर एक सेंट्रियोल होता है, वो सेंट्रियोल ही क्या बनाता है? सीलिया बनाता है। यानी कि ये एपिथेलियल टिश्यू का तो एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि सेल्स के अंदर का कोई पार्ट क्या बनाता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सीलिया, जो इस स्पर्म को क्या करता है? ट्रांसफर करता है कहाँ तक? फीमेल गैमेट तक। क्योंकि सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्पर्म को क्या कर लेगा? जकड़ लेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? धक्का मारेगा, ग्रो करेगा। स्पर्म को इधर की तरफ क्या करेगा? धक्का मारेगा और फीमेल गैमेट तक पहुंचाएगा। तो बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि एपिथेलियल सरफेस पे क्या है? माइक्रोविलाई भी पाई जा सकती है और सीलिया भी पाया जा सकता है। तो माइक्रोविलाई और सीलिया में मेनली फर्क भी समझना है। माइक्रोविलाई क्या होती है? सेल्स का एक्सटेंशन, यानी कि छोटी छोटी होती हैं। सीलिया क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। तो माइक्रोविलाई क्या होती है? अबंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट सेल्स। माइक्रोविलाई क्या होती है? मेनली ट्रांसपोर्ट सेल्स में मिलेगी। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? खूब खाने को ट्रांसफर करना होता है इधर से उधर, ठीक है ना। ड्रामेटिकली इंक्रीज सरफेस एरिया, ड्रामेटिकली सरफेस इंक्रीज एरिया। अब माइक्रोविलाई क्यों बनाया यहाँ पे? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और जो तुम्हारा फूड एब्जॉर्ब करना है वो ज़्यादा हो सके। जो फूड एब्जॉर्प्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ज़्यादा हो सके, इसलिए जो तुम्हारी एपिथेलियल सेल थी उसने क्या किया? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई बनाई, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा के क्या कर लिया? तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्प्शन पार्ट को बढ़ा लिया, ठीक है ना। फाउंड इन मेनली, अब ये याद रखना, माइक्रोविलाई वाली एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? एक तो मैंने बताया इंटेस्टाइनल लाइनिंग में, और एक किडनी ट्यूब्यूल में भी पाई जाती है। जो तुम्हारा पीसीटी होता है ना, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, उसके अंदर भी क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। यानी कि एपिथेलिया के अंदर क्या होता है? सॉरी, माइक्रोविलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक मिनट,
जो तुम्हारे किडनी ट्यूब्यूल होते हैं उसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है। वो माइक्रोविलाई इसीलिए पाई जाती है क्योंकि किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर यूरिन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करना होता है, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करना होता है। मान लो ग्लूकोज है, वो क्या पानी है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसकी, या कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल आयंस है उनको एब्जॉर्ब करना होता है। तो वो इसी को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में माइक्रोविलाई बनती है। फिर दूसरा मैंने क्या बोला, सीलिया क्या कोऑर्डिनेटेड फैशन मूव फ्लूइड अलोंग द सरफेस फाउंड इन एयरवे एंड ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। और ये भी याद रखना, एयरवे यानी कि जो तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स होता है, जो तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स होता है वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, यानी कि उनकी एपिथेलियम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो इसीलिए पाया जाता है क्योंकि जो तुम्हारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो तुम्हारे जो है गंदगी जो तुम्हारी जो है सांस लेने में आ रही है उसको वापस भेजा जा सके या जो है तुम्हारी एल्वुलाई तक ना पहुंचने दिया जा सके, इसलिए क्या होते हैं, सीलिया यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो उस फॉरेन पार्टिकल्स को, उस गंदगी को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो मेनली मैंने क्या बोला, माइक्रोविलाई और सीलिया में जो फर्क तुम्हें दिखाई देगा, फर्क क्या दिखाई देगा, डायग्राम में भी देखो, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे हैं, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे, ये क्या है, माइक्रोविलाई है, ये क्या है, माइक्रोविलाई। और जो तुम्हारे रेड है, बड़े बड़े रेड जो बड़े बड़े वो क्या है, सीलिया है। फिर तुम्हारे यहाँ पे देखो इसमें भी दिखा रखा है, ये जो तुम्हारे छोटे छोटे पार्ट हैं ये क्या है, माइक्रोविलाई है, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े हेयर्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, सीलिया है। तो माइक्रोविलाई और सीलिया में भी डिफरेंस तुम्हें जो है स्ट्रक्चर से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू में मैंने क्या बोला था कि जो है एपिथेलियल टिश्यू में मेनली टिश्यू में क्या होंगे, सेल्स होंगी, और सेल्स के बीच जो मटेरियल बच जाएगा उसे क्या बोल रहे थे हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये नॉन सेल्यूलर है यानी कि सेल तो नहीं है, बल्कि क्या है, ये खाना पीना, मेसवर्क कंकर बेसल सेल, यानी कि सेल्स के बीच का जो जितना भी खाना पीना या मटेरियल है उसे क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंडरलाइज ऑल एपिथेलिया, सारी एपिथेलियल टिश्यू जितनी भी हो उनके अंदर मेनली सेल्स होंगी, मेनली क्या होंगी, सेल्स होंगी, और जितना भी बीच का पार्ट बच गया वो क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट मटेरियल होगा। यानी कि जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हेमिडेस्मोसोम अटैच बेसल सेल्स। और ये सेल्स कैसे अटैच होती है एक दूसरे में, सीमेंटिंग लेयर आदि। कहने का मतलब ये जो बेसमेंट मटेरियल है ना, ये अधेसन का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अधेसन का, यानी कि एक दूसरे को जुड़ने में भी हेल्प कर रहा है, सेल्स को आपस में जुड़ने में भी हेल्प कर रहा है। रजिस्ट पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल भी ट्रांसफर होना चाहेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वो नहीं हो सकता, यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज यानी कि एपिथेलियल सेल्स के बीच का जो गैप है उसके अंदर क्या होता है, बेसमेंट मटेरियल होता है, और वो लार्ज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने से क्या करता है, रोकता है। सिंपल सी बात है, कैसे रोकेगा, क्योंकि ये क्या मटेरियल है, ये जल्दी से ट्रांसफर होने नहीं देगा। और स्ट्रेंथन अगेंस्ट डिस्टोर्शन। अब देखो अगर सिर्फ सेल्स होती तो उनको अलग करना क्या होता, आसान होता, लेकिन अब वो सेल्स चिपक रखी है, अधेर हो रखी है, किसकी वजह से, उसके अंदर चिपचिके पदार्थ की वजह से, यानी कि तुम्हारे बेसमेंट मटेरियल या बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से। तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन उनको चिपकाए रख रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ दे रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, तो इसको डिस्टोर्ट करना आसान नहीं होगा। वहीं सिर्फ सेल्स होती, कोई बेसमेंट मटेरियल नहीं होता, तो क्या होता, उसका डिस्टोर्शन यानी कि उनको अलग करना क्या होता, आसान होता। लेकिन अब बेसमेंट मटेरियल की वजह से उन्हें अलग करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर बेसमेंट मटेरियल का भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, वो हमने बात कर ली है, ठीक है ना। अब बात मैंने बताई थी कि एपिथेलियल टिश्यू रिन्यूअल और रिपेयर, यानी कि जो भी एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका क्या होता है, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, इसलिए क्या होती है, वो कांस्टेंट रिपेयर अपने आप को बार बार रिप्लेस करती रहती हैं। और वो किस प्रोसेस के थ्रू करती है, हम बात कर चुके हैं, एक सेल दूसरी सेल बना सकती है, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है ना। एपिथेलियल ग्रोस अप फ्रॉम द बेस, मेनली बेस से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, अब देखो यहाँ से तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, इसको जो है सबको समझना है। एपिथेलियल टिश्यू को आप क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। अगर जो है वन सेल थिक सेल, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, एपिथेलियम की सेल अगर नंबर में क्या है, एक लेयर है, क्या है, एक लेयर है। अगर सिंगल लेयर बना रही है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम। वहीं अगर क्या बना रही है, वो मल्टीपल लेयर बना रही है। क्या बना रही है, मल्टीपल लेयर बना रही है। क्या बना रही है, मल्टीपल लेयर्स बना रही है, यानी कि एक से ज़्यादा जो है सेल्स की लेयर बना रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम
या स्ट्रेटिफाइड को ही क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम का मतलब क्या है, सेल्स की एक लेयर होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या होती है, सिंपल एपिथेलियम। और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स की थिक लेयर्स होती हैं। तो सिंपल से समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या है, सेल के शेप के हिसाब से, सेल के शेप के हिसाब से पहले क्या, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस का मतलब होता है तस्तरी के समान, यानी कि जो तुम्हारी टाइल्स होती है ना, जो फर्श बनता है उसमें जो तस्तरी, बिल्कुल तस्तरी के समान जो सेल्स होती है, अगर सेल का शेप बिल्कुल तस्तरी के समान है, यानी कि तुम्हारी जो है बिल्कुल फ्लैट है, शेप कैसा, फ्लैट है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि फ्लैट सेल्स वाला क्या बोलते हैं, एपिथेलियम बोलते हैं। दूसरा क्या है, क्यूबोइडल। अगर सेल का शेप क्या है, क्यूब जैसा है, कैसा है, क्यूब जैसा है, कैसा है, क्यूब जैसा, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम। वहीं सेल का शेप कैसा है, कोलमनर, यानी कि कोलम है, क्या है, कोलम है, एक कोलम के जैसा है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलमनर एपिथेलियम। तो स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि तस्तरी के समान और उनका न्यूक्लियस बीच में होगा, और क्यूबोइडल मतलब क्यूबोइड की तरह, तो उनकी सेल्स का न्यूक्लियस भी बीच में होगा। लेकिन याद रखना, कोलमनर क्या होती है, टोल कॉलम्स होते हैं, लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं, जिनका न्यूक्लियस क्या होता है, बेस में होता है, यानी कि बिल्कुल बेस में, यानी कि नीचे की साइड होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, एपिथेलियल सेल दो तरह की होती है, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल का मतलब क्या होगी, सिर्फ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड का मतलब होगा बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। तो सिंपल में भी अब क्या होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि तस्तरी के समान होगी, तो सिंपल स्क्वामस बोलेंगे, और एक लेयर है इसलिए सिंपल है। सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल इसलिए क्योंकि एक लेयर है, क्यूबोइडल इसलिए क्योंकि साइज कैसा है, शेप कैसा है, क्यूबोइड जैसा है। सिंपल कोलमनर मतलब, सिंपल मतलब कि एक ही लेयर है, कोलमनर मतलब कोलम है, और कोलम है इसलिए क्या बोले, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारी लेयर, देखो सब में क्या है, लेयर बहुत सारी है या एक से ज्यादा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड बोलते हैं। स्क्वामस इसलिए अगर तस्तरी के समान है, फ्लैट है, बिल्कुल तुम्हारा जो है टाइल्स की तरह है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। वहीं क्यूबोइड जैसा है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, वहीं कोलम जैसा है तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। तो सिंपल सी बात है, एपिथेलियम दो तरह का हो गया, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल में लेयर एक होगी, स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड में लेयर एक से ज्यादा होंगी। साइज कैसा होता है, स्क्वामस का तस्तरी के समान होता है, फ्लैट होता है, और तुम्हारा क्यूबोइडल में क्या होता है, क्यूब जैसा होता है, और कोलमनर में कोलम जैसा होता है। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। तो ये सब हम बात कर चुके हैं, बस तुम्हें एग्जांपल्स क्या है याद रखना है, एग्जांपल्स क्या है याद रखना है। जैसे तुम्हारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है, याद रखना, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो मैंने बात की थी, ये एल्वुलाई थी, और तुम्हारा जो है ब्लड वेसल्स था। तो जो तुम्हारा एल्वुलाई वाला पार्ट है, एल्वुलाई वाला पार्ट है, यानी कि जहाँ पे जो है तुम्हारा ब्लड का जो है एक्सचेंज होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होता है, ब्लड एक्सचेंज वाला पार्ट जो होता है, ब्लड एक्सचेंजिंग पार्ट, वहाँ पे क्या मिलता है तुम्हें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। यानी कि एल्वुलाई के पास जो है तुम्हें क्या मिलता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। तो एग्जांपल सबको याद रखना है, ठीक है ना। फिर कहता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो याद रखना है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम तुम्हें कहाँ मिलता है, किडनी के पार्ट में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, किडनी के पार्ट में, तुम्हारी किडनी की टिब्यूल्स में मिलता है। कहाँ मिलता है, किडनी की टिब्यूल्स में। सबके एक एक एग्जांपल याद रखना है। किडनी के टिब्यूल्स में कौन मिलता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। फिर क्या है तुम्हारा सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, तो इसका भी एग्जांपल याद रखना है। जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम मिलता है वो तुम्हारे एक तो स्टोमक की लाइनिंग मिलता है, यानी स्टोमक के अंदर मिलता है, और तुम्हारा इंटेस्टाइन की लाइनिंग मिलता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। इसके भी दो एग्जांपल याद रखना है। सिंपल कोलमनर कहाँ मिलता है, स्टोमक के अंदर मिलता है, और इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है। और हम बात कर चुके हैं कि इंटेस्टाइन के जो सिंपल कोलमनर होती है उसमें स्पेशल माइक्रोविलाई भी होती है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ठीक है ना। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर, देखो वर्ड से इंडिकेट देखो, कोलमनर मतलब कोलम सेल्स होंगी, देखो कोलम जैसी है। सिलिएटेड मतलब सीलिया भी प्रेजेंट है, देखो सीलिया भी प्रेजेंट है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्यूडो मतलब फॉल्स, झूठा, फॉल्स झूठा। स्ट्रेटिफाइड यानी कि कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड जैसा है लेकिन कंपाउंड नहीं होता है, कंपाउंड जैसा है लेकिन कंपाउंड नहीं होता। देखो तुम्हें लग रहा होगा 1 2 3 ये अलग अलग सेल है,
है ना, और ये अलग सेल है तो कंपाउंड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ही सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, एक ही लेयर में होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर। तो वर्ड से ही पता चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम किस में मिलता है, ट्रैकिया में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, ट्रैकिया में मिलता है। इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल को याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्या है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको समझना। देखो तुम्हारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। वो ब्लैडर या वो ब्लैडर जहाँ पे क्या होता है, यूरिन आके इकट्ठा होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनकी क्या होती है, खास बात होती है। उनकी क्या होती है, खास बात होती है। खास बात ये है, जब इसके अंदर यूरिन ज़्यादा आ जाता है तो ये अपने आप को स्ट्रेच करके क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या कर सकता है, अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है, जब इसके अंदर यूरिन ज़्यादा आ जाएगा। वहीं अगर इसके अंदर यूरिन कम है तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है। क्या कर सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है। यानी कि इसकी एपिथेलियल टिश्यूज के पास खास बात ये होती है, ये अपने आप को एक्सपेंड भी कर सकती है और अपने आप को रिलैक्स भी कर सकती है। यानी कि स्ट्रेच और रिलैक्सेशन किसके अंदर मिलता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी एपिथेलियल टिश्यू के पास ये खास बात होती है। इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपनी पोजिशन ट्रांजिस्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपनी अवस्था को क्या कर सकता है, ट्रांजिस्ट कर सकता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकता है। इसलिए इस एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब समझ में आ गया, और इसका एग्जांपल पूछा जाता है तो याद रखना क्या, यूरिनरी ब्लैडर। सबको समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। पहली बात तो स्क्वामस यानी कि तस्तरी के समान होगा, स्ट्रेटिफाइड नहीं, एक से ज्यादा लेयर होगी। मेन बात क्या, एग्जांपल याद रखना है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है तुम्हें मिलता है माउथ के अंदर। कहाँ मिलता है, माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कहाँ हो गया, तुम्हारा टंग के अंदर हो गया, या तुम्हारा बक्कल कैविटी हो गया। कहाँ हो गया, बक्कल कैविटी, यानी कि माउथ के अंदर तुम्हारा सलाइवा ग्लैंड हो गया, सलाइवा के अंदर। तो माउथ के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि सरफेस ऑफ टंग, बक्कल कैविटी, इन सब में कहाँ मिलता है तुम्हें, माउथ के अंदर क्या मिलता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के जो सिक्रेशन होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम के सिक्रेशन। देखो ग्लैंडुलर हम बात कर चुके हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनमें डक्ट्स की जरूरत होगी, एंडोक्राइन जिनमें डक्ट्स की जरूरत नहीं होती। तो एक्सोक्राइन में जिनमें डक्ट्स की जरूरत होती है उनमें मेनली एंजाइम सिक्रेट होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जिनमें जो है डक्ट्स की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेशन छोड़ दिया जाता है, उसमें मेनली हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो अलग बात थी। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सिक्रेशन के मैकेनिज्म को पढ़ना है। एक होता है मेरोक्राइन सिक्रेशन, एक होता है एपोक्राइन सिक्रेशन, होलोक्राइन सिक्रेशन। यानी कि कोई भी ग्लैंड है अपना सिक्रेशन जो छोड़ता है वो मेनली 3 तरीके से छोड़ता है। कितने तरीके से छोड़ता है, 3 तरीके से छोड़ता है। तो इसको समझना है। देखो कोई एक सेल है, क्या एक सेल है, ये मान लो तुम्हारी सेल है। तो मेरोक्राइन में क्या होता है, मान लो कोई भी ये तुम्हारा क्या सिक्रेशन है, इस सिक्रेशन को जो है इस सेल से बाहर पहुंचाना है, इस सेल से क्या करना है, बाहर पहुंचाना है। तो मेरोक्राइन में क्या होता है, ये तुम्हारा जो है सिक्रेशन या मेम्ब्रेन के पास आएगा और मेम्ब्रेन थोड़ी सी टूट जाएगी और एक वेसिकल की फॉर्म में क्या कर देगी, इसको बाहर भेज देगी। क्या कर देगी, बाहर भेज देगी इस सिक्रेशन को, ठीक है ना। तो इसको तो हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते थे, एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते थे, एक्सोसाइटोसिस। यानी कि जो भी वेसिकल है या जो भी तुम्हारा सिक्रेशन है उसको क्या करेगा, मेम्ब्रेन अपना सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ के उसे वेसिकल की फॉर्म में बाहर भेज देगा अपनी सेल को तोड़ के। तो ये क्या सिक्रेशन होता है, मेरोक्राइन। ये एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ये जो मैंने तुम्हें फ्लो चार्ट में दिखाया ये क्या होता है, मेरोक्राइन सिक्रेशन। इस टाइप के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, मेरोक्राइन। क्या बोलते हैं, मेरोक्राइन। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, एपोक्राइन। इसको भी समझना। एपोक्राइन सिक्रेशन में क्या होता है, जैसे ये मान लो तुम्हारी क्या है, सेल है, ये तुम्हारी क्या है, सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब कोई सिक्रेशन है, मान लो सिक्रेशन को भेजना है, ये तुम्हारा कोई सिक्रेशन है, तो अगर वेसिकल्स की फॉर्म में भेज रहे थे तो मेरोक्राइन था। एपोक्राइन में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एपिकल पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट टूट जाता है। ये पार्ट पूरा क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और ये ऊपर वाला पार्ट टूट जाएगा और ऊपर वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, सिक्रेशन भर जाएगा और ये सिक्रेशन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस टाइप के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, एपोक्राइन। एपोक्राइन वर्ड से समझना है, एपिकल पार्ट ऑफ एपो मतलब एपिकल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म टूट के सिक्रेशन को भेज देगा। इस टाइप के सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, एपोक्राइन। समझ में आ गया सबको,
ठीक है। मेरोक्राइन में वेसिकल की फॉर्म में भेजा जाता है। एपोक्राइन में एपिकल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म टूट के सिक्रीशन को भेज देता है। तीसरा क्या है? होलोक्राइन। तीसरा क्या है? होलोक्राइन। होलोक्राइन तो भाई साहब सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है। क्या है इसमें होता है? होलोक्राइन में क्या होता है? सेल्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सेल्स क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। सेल क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। सेल्स क्या हो जाती है? बर्स्ट हो जाती है। यानी कि सेल क्या होगी? हर जगह से टूटने लग जाएगी। सेल्स क्या करेगी? हर जगह से टूटने लग जाएगी। ये पूरी सेल जो है, पूरी सेल टूट जाएगी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे वेसिकल्स में। ये पूरी सेल खत्म हो जाएगी, अपने आप को बर्स्ट कर देगी, छोटी छोटी जो है छोटी छोटी मेम्ब्रेन वाले वेसिकल बना देगी। यानी कि पूरी सेल ने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके छोटे छोटे जो है अपने सेल्स के वेसिकल बना दिए, और उसके अंदर जो भी तुम्हारा कंटेंट है या सिक्रीशन उसको भेजा जाएगा। तो पूरी सेल का बर्स्ट होना ही क्या कहलाता है? होलोक्राइन। क्या कहलाता है? होलो। आई होप सबको समझ में आ गया। मेरोक्राइन में क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होती है। एपोक्राइन में तुम्हारा साइटोप्लाज्म का एपिकल पार्ट टूट जाता है। होलोक्राइन में पूरी सेल अपना जो है अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है, अपने आप को बर्बाद कर देती है और छोटे छोटे वेसिकल्स में कंटेंट को भेज देती है। बात समझ में आ गई? ये तीन टाइप के सिक्रेशन पाए जाते हैं। अब मेनली तुम्हें क्या है? एग्जांपल याद रखना है। मेरोक्राइन का एग्जांपल क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड। मेरोक्राइन का एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल ही पूछा जाता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। वहीं तुम्हारा एपोक्राइन का एग्जांपल क्या होता है? ये देखो, मेरोक्राइन का एग्जांपल क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड। एपोक्राइन का एग्जांपल क्या हो गया? तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड। और होलोक्राइन का एग्जांपल हो गया सेबेसियस ग्लैंड। तो क्या है? मेरोक्राइन का सलाइवरी ग्लैंड हो गया। एपोक्राइन का क्या हो गया तुम्हारा? मेमोरी ग्लैंड। एपोक्राइन का क्या हो गया? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। और तुम्हारा होलोक्राइन का क्या हो गया? सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड कहाँ पे होता है? सेबेसियस ग्लैंड जो क्या करे? सीबम को यानी कि वैक्स को स्टोर करे, और ये कहाँ पे होता है? स्किन में होता है। तो कहने का मतलब ये है, मेरोक्राइन कहाँ पे मिलेगा? सलाइवा में मिलेगा, यानी कि मेरोक्राइन का सिक्रेशन सलाइवा के अंदर मिलेगा। एपोक्राइन का सिक्रेशन मेमोरी ग्लैंड में मिलेगा। होलोक्राइन का सिक्रेशन कहाँ पे मिलेगा? स्किन के अंदर, सेबेसियस ग्लैंड, जहाँ पे सीबम यानी वैक्स इकट्ठा होता है, ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप जो है एपिथेलियल टिश्यू सबको जो है क्लियर हो गया होगा। इसको जो है अच्छे से रीड कर लेना, और जो है जो समझ में ना आए, कोई भी डाउट बने तो यार कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम कभी ना कभी जो है लाइव आके या किसी तरीके से क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो चलो यार, इसी के साथ जो है इस क्लास से क्या अलविदा लेते हैं। तब तक जो है पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।